नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। दरअसल देखिए, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था किस प्रकार से प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है। फिर उसके बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है अंग्रेज़ों को, और 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा वहाँ पर चलाया जाता है क्या, द्वैध शासन, जिसमें एक नाम मात्र की सरकार होती है जो होता है बंगाल का नवाब, और एक वास्तविक सरकार या वास्तविक शासक होता है जो होते हैं अंग्रेज, है ना। उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। उससे उस वाले लेक्चर से पहले भी हमने आंग्ल कर्नाटक या कर्नाटक के युद्ध जो हुए थे, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष हुआ था, वो भी हमने देख लिया था। अब आज जो है इसमें हम देख लेते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैसूर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैसूर की रियासत के बारे में, कि मैसूर की रियासत जो हुआ करती थी वो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के ये अधीन हुआ करती थी, है ना। यानी विजयनगर साम्राज्य के अधीन ये एक जमींदार के जैसे हुआ करते थे, समझ रहे हैं आप बात। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में मैंने डिटेल से क्लासेस ली है, उसके राजाओं के बारे में, उसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था हमने, है ना। इस प्रकार से वहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते थे उससे संबंधित हमने डिटेल से क्लासेस ली थी, तब भी मैंने आपको बताया था ये वाली बात। फिर मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें एक और विजयनगर साम्राज्य होता है तो दूसरी ओर बहमनी साम्राज्य के जो अवशेषी राज्य होते हैं वो होते हैं, है ना। उसके बाद 1565 ईस्वी में वो जो उनका गठबंधन होता है बहमनी साम्राज्य के अवशेष राज्यों का, वो जीत जाता है और विजयनगर साम्राज्य का सूर्य तब से ही अस्त होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से 1612 ईस्वी आते आते देखिए, विजयनगर का राजा हुआ करता था वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय क्या करता है कि भाई अब मैसूर जो है वो मेरे अधीन रहने लायक रह नहीं गया है, मैसूर जो है अब मैं अपने अधीन नहीं रख सकता क्योंकि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। इसलिए मैसूर का राजा होता है, मैसूर को राजा वाडियार को दे दिया जाता है। इसमें देखिए राजा जो है ना, राजा कोई उपाधि नहीं है, राजा उसका नाम ही था। ये दक्षिण भारत में ऐसे नाम ही हुआ करते हैं, जैसे वहाँ पर राजा वाडियार हो गया तो राजा उसका नाम ही है, वो राजा उसकी कोई उपाधि नहीं है, है ना। हाँ, तो वही है। नंजुंडा हो गया, इस प्रकार से, है ना। बसवन्ना, तो अन्ना का मतलब वैसे होता है कि बड़ा भाई, पर बसवन्ना का मतलब अब उसमें वो उपाधि नहीं है उसकी कि कोई बड़ा भाई होगा, वो नाम में ही उधर होता है। मैं रहा हूँ कर्नाटक में तो मुझे पता है इतनी सारी चीज़ें तो उसके बारे में। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, मैसूर की सत्ता सौंप दी जाती है, वाडियार वंश का होता है, राजा वाडियार को सौंप दी जाती है मैसूर की सत्ता। ठीक है, उसके बाद 17वीं शताब्दी आते आते वाडियार वंश के जो राजा होते हैं वो राज्य का काफ़ी विस्तार कर लेते हैं, है ना। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कि कितना बड़ा इनका राज्य हो जाता है। ठीक है, 1732 ईस्वी में देखिए, हर डेट जो है ना, इसके पीछे मरना नहीं है, आपको याद ऐसे बैठना नहीं है कि 1732 में ये हुआ वो। मेन चीज़ें आप याद रखो, क्रोनोलॉजी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई। यूपीएससी क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करती है, बल्कि डेट्स के कुछ डेट्स जो हैं वो बस आपको याद कर लेनी है। जैसे प्लासी का युद्ध 1757 में, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि, ऐसे बड़े बड़ी चीज़ें आपको याद कर लेना। अब 1732 आते आते वाडियार चिक्का कृष्णराज, है ना, चिक्का कृष्णराज नाम का राजा होता है मैसूर का, और उसके काल में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। ये जो चिक्का कृष्णराज है ना, ये क्या होता है कि उतना योग्य राजा साबित नहीं होता जितने इसके पूर्वज हुआ करते थे। तो इसके काल में इसके जो मंत्री वगैरह होते हैं, एक तो जैसे देवराज और एक नंजराज, ये दो भाई हुआ करते थे, बड़े चतुर ये हुआ करते थे दोनों भाई। इन दोनों भाइयों ने क्या किया था कि सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली थी, और चिक्का कृष्णराज को मात्र और मात्र नाम मात्र का राजा इन्होंने बनाकर रख दिया था। ठीक है साहब, और इसी के काल में देखिए दक्षिण में निजाम हो गए, मराठे हो गए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुए थे, उस काल में मैसूर भी प्रभावी उनसे अछूता ना रहा। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कर्नाटक में, हैदराबाद में अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा है, इधर बंगाल चल रहा है, इधर मराठे हैं, तो ये भी जो है मैसूर की रियासत जो थी वो भी इससे अछूती ना रही। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1753, 54, 57 और 1759 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। इस काल तक मराठे खूब ऐसे, आप मैं कहूँ, बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे, जिधर जाओ उधर लूट मार, अब मैं बताऊं छिन्न भिन्न कर रखा था, डरते थे मराठों के नाम से।
चौथ और सरदेशमुखी जो है ऐसे मराठों के नाम से दे दिया करते थे, लड़ने की जरूरत नहीं थी इनको, क्योंकि ये बड़ा गंदे तरीके से लड़ते थे। ये कभी राजधानी पे हमला करने की इनको जरूरत नहीं है, ये जनता को लूट लिया करते थे, मारकाट मचा दिया करते थे और फिर भाग जाया करते थे। तो जनता परेशान आ जाती थी, राजा परेशान आ जाता था, इसलिए इनको चौथ और सरदेशमुखी कर जो है वो वसूल करने की इनको इजाज़त दे दी जाती थी, है ना। तो इन मराठाओं ने जो है मैसूर राज्य को भी खूब यहाँ पर आक्रमण किया, ठीक है। और जो देवराज और नंजराज हैं ये इनका सामना करने में सफल नहीं हो पाए, और राजा पहले ही इनकी कठपुतली बना हुआ था। तो इस प्रकार से जो मैसूर का राजा था, जो मैसूर का राज सिंहासन था, वो मैसूर की जनता की रक्षा करने में सफल नहीं हो पाया। और इसी वक्त जो है एक सेनापति होता है, वो सेनापति उभर कर सामने आता है और नंजराज और देवराज को हटाता है, और वाडियार वंश का जो चिक्क कृष्ण राज था उसको भी जो राजगद्दी होती है उससे उतारता है। उतर मारूंगा दो रहपटे, नहीं तो मार उतार के उसको, और गद्दी पर बैठता है, और उसका नाम होता है हैदर अली। देखिए हैदर अली ने मैसूर की सेना में शुरुआत करी थी एक सैनिक से, है ना, एक घुड़सवार सैनिक से उन्होंने शुरुआत करी थी, और बाद में 1761 आते आते मैसूर का वास्तविक शासक कौन बन बैठता है? हैदर अली। हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के पिता। और देखिए 1761 में उत्तर भारत में इधर क्या हो रहा था, मराठों को धूल चटाई जा रही थी, किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। और मराठों को धूल चटाने के बाद में एक बात तो साबित हो गई थी कि मैं अब भारत के ऊपर कौन राज नहीं करेगा, कौन राज करेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, पर ये तो साबित हो गया था कि अब कौन राज नहीं करेगा, मतलब भारत पर अब मराठे तो राज नहीं करेंगे, ये साबित उसने कर दिया था। अब देखिए ये है विजयनगर साम्राज्य पूरा, और इसी विजयनगर साम्राज्य में ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, इसमें हुआ करता था अपना मैसूर की रियासत। ये आप देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी जो आपको रियासत दिख रही है, ये मैसूर रियासत हुआ करते थी। ये वाले क्षेत्र बाद में देखिए धीरे धीरे अन्य राजाओं द्वारा इनसे छीन लिया जाता है। जैसे निजाम है तो ये इधर से छीन लिया, मराठों ने इधर वाला भाग छीन लिया, है ना। फिर देखिए ये त्रावणकोर इधर थोड़ा कब्जा कर लेता है, ये कर्नाटक का नवाब इधर कब्जा कर लेता है, और कर्नाटक में तो फिर देखिए किस प्रकार से वांडीवाश की लड़ाई हार जाने के बाद, फ्रांसीसियों को बाहर निकालने के बाद यहाँ कर्नाटक में भी अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का ही ये भाग हुआ करता था, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया था। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट आपको दिमाग में रखने हैं, जिस पे मैं जोर दे के आपको बताऊं कि बेटा ये तो याद रख लेना, वो चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी भूलनी नहीं है, क्योंकि जो मास्टर है उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मैं उस जो आप जिस अभी समय से होकर गुजर रहे हो ना, मैं उससे गुजर चुका हूँ। ये गलतियाँ मैंने भी की थी, आप मत करना। समझदार आदमी वही होता है जो दूसरों की गलतियों से समझता है, ना कि खुद ठोकर खा के समझे, है ना। अब देखें सत्ता प्राप्ति के साथ ही उसने एक शक्तिशाली सैनिक संगठन बनाना शुरू कर दिया। उसने ये भाई इंडिया वाले जो है ना, ये घिसे पिटे प्रकार की सेना मुझे नहीं चाहिए, मैं एकदम अनुशासित और यूरोपीय आधार पर जो है सेना का संगठन करूंगा। और उसने फ्रांसीसियों की इसमें सहायता ली, क्योंकि फ्रांसीसी हुआ करते थे अंग्रेजों के दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, है ना। तो फ्रांसीसियों से उसने सहायता ली, और डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण उसने कर लिया। बंदूकें तोप वोप सब उसने शुरू कर लिए। रॉकेट, मैं आपको बताऊँ, ये जो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं ना सेना में, ये रॉकेट का इस्तेमाल सबसे पहले टीपू सुल्तान ने करना शुरू किया था। टीपू सुल्तान का जो वहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है आज भी श्रीरंगपट्टनम में, वहाँ जाके अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। ये मैं गया हूँ, मैंने देखा किस प्रकार से रॉकेट का इन्होंने आविष्कार कर लिया था, और इन्हीं से देख के फिर अंग्रेजों ने सीखा था। समझ रहे आप कितना आधुनिक हुआ करता था ये व्यक्ति, जिसे आज मात्र धर्म की वजह से जो है ये बता दिया जा रहा है ना, कि ये तो वीर नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, हिंदुओं पर इसने अत्याचार किया। फालतू की कंट्रोवर्सी जो है वो इनके ऊपर फैलाई जाती है लोगों के द्वारा निहित स्वार्थों के चलते। हमें उनमें नहीं पढ़ना है, हमें इतिहास से सीखना है, कहानियों से नहीं, है ना। अब देखिए 1763 आते आते उसने होजकोट, डोडबेलापुर और बेदनूर में उसने जो पालेगर हुआ करते हैं वहाँ के पालेगर कौन होते थे? ये पॉलीगर जो है, ये पालेगर वैसे होते हैं, पालेगर, है ना। पालेगर क्या हुआ करते थे, जैसे अपने उत्तर भारत में जमींदार हुआ करते थे ना, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में पालेगर होते थे ना, सामंत लोग, वो हुआ करते थे। तो उन पालेगरों को इसने अधिकार में ले लिया सबको, और पालेगरों को अधिकार में लेकर उनको शांति व्यवस्था वहाँ पर कायम कर दी कि भैया काम वही होगा जो हैदर बोलेगा, ठीक है साहब। तो ये सब लोगों को कब्जे में कर लिया, और वहाँ पर शांति व्यवस्था इसने स्थापित की, और खूब इसका राज्य फला फूला। पानीपत के तीसरे युद्ध की पराजय के बाद में मैंने बताया पेशवाओं की जो है वहाँ से
आप कहते हो कि इज्जत बड़ी धूमिल हो जाती है पेशवाओं की। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पेशवा उस टाइम पे होता है बालाजी बाजीराव, और जिसे नाना साहब के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। और तो जैसे ही हारने की खबर सुनता है तो नाना साहब तो एक हफ्ते के अंदर ही चल बसते हैं। उसके बाद में पेशवा बनता माधव राव, है ना। तो माधव राव जब पेशवा बनता है उसके काल में वापस फिर से माधव राव जो है अपनी जो मराठा सत्ता हो, जो सर्वोच्चता हुआ करती थी, उसको वापस से सामने लाने में ये जो है सफल हो जाता है। और किस प्रकार से जो शाह आलम द्वितीय है उसको भी, जो अंग्रेजों के संरक्षण में था, उसको भी तख्त पर वापस बिठाने में ये कामयाब हो जाता है। और पुनः जो है शक्तिशाली मराठा इसके काल में हो जाते हैं माधव राव के। बाद में तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से बाजीराव द्वितीय के काल में तो अंग्रेजों से सहायक संधि ही स्वीकार इनके द्वारा कर ली जाती है ना। अब देखिए इसके नेतृत्व में मराठे क्या करते हैं, 1764, 66 और 71 में मैसूर पर ये आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और हैदर अली को मराठे हरा देते हैं। मराठों के सामने कौन टिक रहा है? हैदर अली की रियासत छोटी है, मराठों की रियासत बहुत बड़ी है। और इनडायरेक्टली तो ये मैं कह रहा हूँ पंजाब तक से चौथर स्वदेश मुक्त वसूल किया करते थे। आप सोच के देखिए कहाँ कर्नाटक में मैसूर से लेकर आप समझो कि पंजाब तक से ये वसूल किया करते थे, इधर उड़ीसा बंगाल तक। मैंने बताया नहीं आपको बंगाल के नवाब को किस प्रकार से उड़ीसा देने पर मजबूर कर देते हैं ये लोग, है ना। इस प्रकार से इसको धन और कुछ प्रदेश देने के लिए बाध्य कर देते हैं मराठा। लेकिन जैसे ही माधव राव की मृत्यु होती है और नारायण राव पेशवा बनता है, और जब नारायण राव पेशवा बनता है तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो राघोबा होते हैं, है ना, वो अंग्रेजों के पास चले जाते हैं और वो फिर उनसे संधि कर लेते हैं, फिर वो मुकर जाते हैं। वो वाली कहानियाँ ऑलरेडी आपको याद होगी। तो फिर देखिए वहाँ पर थोड़ा मराठा सरदारों के बीच में ही गुटबंदी शुरू हो जाती है और मराठा साम्राज्य थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसी अव्यवस्था का फ़ायदा उठाता हैदर, और 74 और 1776 के बीच में ये वापस अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त कर लेता है। और कृष्ण और तुंगभद्रा घाटी के जो प्रमुख प्रदेश हुआ करते थे, जैसे बेल्लारी, कुडप्पा, गूही और कुर्नूल, उन पर यह पूरा अधिकार कर लेता है ना। कुर्नूल जैसे आंध्र प्रदेश में आज है वैसे। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ों पर जो क्षेत्र हुआ करते थे उन पर वापस उस अव्यवस्था का मराठा व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर हैदर वापस जो है इस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है साहब। ये देखिए ये है कृष्णा नदी, यहाँ पर ये है कुर्नूल वगैरह, बेल्लारी हो गया, इन सब चीज़ों पर ये वापस अधिकार प्राप्त कर लेता है ना। ये देखें यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा जो है ना, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ये देखिए ये अपनी है कृष्णा नदी और ये है अपनी तुंगभद्रा नदी, है ना। तो तुंगा और भद्रा नदी मिलके यहाँ पर बनाते हैं तुंगभद्रा। इन नदियों के बारे में और बाद में जानकारी हासिल करेंगे जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर जो है इस कृष्णा और इस वाला जो क्षेत्र हुआ करता था तुंगभद्रा के बीच का, वो वाला क्षेत्र जो है वापस प्राप्त कर लेता है हैदर। इस प्रकार से धीरे धीरे देखिए नौबत आ जाती है पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की। अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध की नौबत आ जाती है। देखिए होता क्या है, 1766 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदराबाद का जो निजाम हुआ करता था अली के साथ एक संधि इन्होंने कर ली। और इस संधि में अंग्रेजों ने क्या कहा कि निजाम को कह दिया कि भाई तू हैदर अली से लड़ाई कर और हम तुझे सहायता देंगे, है ना। अब अंग्रेजों की एक चीज़ बढ़िया हुआ करती थी, अंग्रेज क्या करते थे, किसी पे भी कुछ ना कुछ हमला करते थे ना, तो कुछ ना कुछ कारण जरूर देते थे उसका, बिना कारण नहीं, कि कुछ ना कुछ कारण देते थे, वो अवश्य ही देते थे कि इसने गलत काम किया है, कि हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है, कारण देके, ताकि नैतिक सत्ता जो है उसको कमज़ोर किया जा सके। इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई हम तो सीधा लड़ेंगे नहीं, एक काम कर, उस निजाम को कह दिया तू लड़, तू तेरी सहायता हम कर देंगे। और जैसे ही इस बात का पता चला तो हैदर अली के विरुद्ध में जो है निजाम, मराठे और कर्नाटक का नवाब जो है उसका एक संयुक्त मोर्चा बन गया। नवाब हो गए, निजाम हो गया हैदराबाद का, मराठे हो गए और कर्नाटक का नवाब, वही आर्कॉट की रियासत जो हुआ करती थी कर्नाटक के, उसके नवाब ने एक मोर्चा बना लिया संयुक्त और हैदर अली पर हमला कर दिया। अब देखिए जैसे ही इन्होंने हमला किया हैदर अली को खबर पहुंच गई कि ये तीनों मिलकर हमला करने वाले हैं। तो हैदर अली ने देखा कि भैया कमजोरी इनके गठबंधन में कहाँ है। जैसा नहीं अभी भारत में चल रहा है वो इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार आते हैं जाते हैं इधर से उधर होते हैं, वो जैसा ही चल रहा था। इन्होंने हैदर अली ने देखा, बड़ा चतुर आदमी हुआ करते थे हैदर अली, तभी तो यार इतना बड़ा सत्ता इन्होंने कायम कर ली। अब हैदर अली ने देखा कि इनमें से कौन आदमी है जिनको तोड़ा जा सकता है, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर। तो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर आप खुद ही सोचो कौन टूटेगा, मराठे टूटेंगे। कि मराठों को क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए लड़ने के लिए।
मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी के लेक्चर्स में भी बताया कि इनको अगर पैसा दे दो, आपकी तरफ से ये भाड़े के सैनिक के जैसे काम करने लगे थे। आप पैसा दे दो इनको 2 लाख, आपका दुश्मन इनको 3 लाख दे देगा तो वो उसकी तरफ से लड़ लेंगे, आपके 2 लाख गए। इस प्रकार से ये हुआ करते थे। तो मराठों को इन्होंने बोला हैदर अली ने कि भाई साहब आप मेरी तरफ आ जाओ, मैं आपको इतने इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से मराठों को इसने धन दे दिया। और जो हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था, उस निज़ाम को इसने, भाई मैं तुझे ये वाला प्रदेश दे दूंगा, जो मेरा उत्तर वाला प्रदेश है वो तुझे दे दूंगा, तो निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया। अब रह गया कौन? कर्नाटक अकेला पड़ गया। अब कर्नाटक पर हमला करके हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। हालांकि युद्ध जो है अनिर्णायक ही रहा। उसके बाद में हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया था, और मद्रास को घेर कर, मद्रास में अंग्रेजों की सत्ता हुआ करती थी अब तक, है ना। देखिए 1760 में मांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराकर पूरा मद्रास पर अब कब्जा किसका हो गया? अच्छा खासा वहाँ पर मद्रास में अंग्रेज ही अंग्रेज रह गए। वैसे भी इनके 3, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, 3 ही तो मुख्य इनके शहर हुआ करते थे, जिनको बाद में प्रेसिडेंसी नगर भी कहा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने मद्रास को घेर कर हैदर अली ने और अंग्रेजों की चाल से इसने मात दे दी। और अंग्रेजों को अब जो है एक संधि पर यहाँ पर आकर हस्ताक्षर करने पड़ जाते हैं। और इस बार संधि में पक्ष भारी किसका रहता है? हैदर अली का पक्ष भारी रहता है। इसलिए मद्रास की संधि की जाती है। ये याद रखना कि मद्रास की संधि कब हुई थी। फिर बोल रहा हूँ, जिस चीज़ पर जोर दूँ वो याद रखना। मद्रास की संधि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में मद्रास की संधि हुई थी। याद रखना, मैच करवाने के लिए पूछ सकता है यूपीएससी। एक तरफ आंग्ल मैसूर युद्ध दे देगा, दूसरी तरफ संधियाँ दे देगा। तो हर किस जो युद्ध हुआ उसके बाद में उस संधि का नाम याद रखना है। इस प्रकार से मद्रास पर हमला करके अंग्रेजों ने बोला, भाई साहब एक काम करो, बैठो हैदर अली साहब, गुस्सा थोड़ा शांत करो, शरबत पियो और ये संधि कर लो। तो संधि इन्होंने कर ली। और इस प्रकार से संधि में ये हुआ कि भैया जो प्रदेश तुमने जीत लिए वो वापस कर दो, जिस के हैं वो वापस कर दिए गए इस संधि के द्वारा, है ना। इस प्रकार से पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के पक्ष में अगर देखा जाए तो पलड़ा भारी रहा। और एक संधि के द्वारा, मद्रास की संधि के द्वारा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। 1 मिनट में पानी पी लूँ, फिर करते हैं दूसरा युद्ध। अब देखिए कुछ दिनों तक शांति रहती है। ये आपको इसका जो डेट है वो भी याद रखनी है, 1767 से लेकर 1769 तक, है ना। अब कुछ सालों तक शांति रहती है। उसके बाद में होता क्या है, धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। और वही डेवलपमेंट्स जो है वो कारण बनते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का। 1771 में मराठा आक्रमण के समय हैदर अली के सामने ये तो स्पष्ट हो गया था कि जो 1769 में आंग्ल मैसूर की संधि हुई थी ना, वो कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, वो ये कोई मान भी नहीं रहा, वो एक मात्र युद्ध विराम हुआ करता था। जैसे शिमला समझौता हमने साइन किया था जो 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण होता है, हम 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर करवा लेते हैं। उसके बाद शिमला समझौता होता है। पर शिमला समझौता को आज पाकिस्तान मानता है? नहीं मानता ना। शिमला समझौते में क्या बात हुई थी कि भाई पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद को बैठ के हम दोनों यहाँ पर सुलझाएंगे। अगर पाकिस्तान क्या कहता है, कभी यूएन में जाता है, कभी चाइना को बोलता है, कभी यूएसए को बोलता है कि आप जो है मीडिएशन करवा दो। तो वैसे ही ये वाली संधि को भी, जो मद्रास की संधि थी, इसे भी कोई मान नहीं रहा था, है ना। क्योंकि 1771 में मराठा ने आक्रमण कर दिया वापस से, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों जो है निराश हो गया। कौन? हैदर अली। भाई यार तुम्हारी बात की, जुबान की कोई कीमत ही नहीं है यार। तुम देखो ये संधि हुई थी कि अपना अपना राज्य में सब रहेंगे, और ये इधर देखो ये वापस हमला करने। इसलिए अब ये चला जाता है फ्रांसीसियों के पास, है ना। फ्रांसीसियों के पास ये जाता है, ठीक है। उधर कंपनी क्या कर लेती है, कंपनी के विरुद्ध निजाम और मराठे जो है उन्होंने संयुक्त रूप से एक मोर्चा तैयार कर लिया था, निजाम और मराठों ने। क्योंकि मराठे और निजाम दोनों इनसे परेशान आ गए थे, अंग्रेजों से भी, ठीक है। और जुलाई 1780 आते आते हैदर अली ने, अंग्रेजी कर्नल हुआ करता था बेली को उसने हरा दिया और कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर ही अधिकार कर लिया। जो ये कर्नाटक करा रहा था ना, सारी तामझाम ये जो करा रहा था, तो कर्नाटक पर ही अधिकार की राजधानी पर ही अधिकार कर लिया हैदर अली ने। देखिए कितना पावरफुल आदमी हुआ करता था, अंग्रेजों के नाक के नीचे किसी दूसरे साम्राज्य की रियासत की राजधानी पर अधिकार कर लिया। तो कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लेता है हैदर अली की। बहुत दिन हो गए तुम लोगों को बकवास करते करते, ठीक है सर। लेकिन कुछ ही समय बाद में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लिया।
ये मिल भी जाया करते थे एक दूसरे को, क्योंकि सारे पड़ोसी हुआ करते थे, पर पड़ोसी पड़ोसी में कभी बनती नहीं है। इसलिए अंग्रेज़ों ने इन दोनों को लालच दिया, निजाम और मराठों को, कि तो आप मेरे साथ आ जाओ और फिर क्या कर लेंगे, हम इस हैदर अली पे हमला करते हैं और फिर इसका राज्य हम लूट लेंगे। तो 1771 में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर, है ना, जैसे सेंट टोमे जो है वो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, जो कर्नाटक युद्ध हुआ उसी लिए पोर्टो नोवा जो है उसके स्थान पर युद्ध होता है और हैदर अली इस बार हार जाता है। क्यों हार जाता है कि भाई साहब इस बार देखो निजाम भी आ गए, मराठे भी आ गए और अंग्रेज भी आ गए। और पहले तो क्या हुआ था, निजाम और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया था, कर्नाटक अकेला बच गया था, इसलिए हरा दिया था। इस बार ये तीनों आ गए, अंग्रेज, मराठे और निजाम। हैदर अली हार गया बेचारा। हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि पोर्टो नोवा नामक स्थान पर हैदर अली को ये हरा देते हैं, निजाम, मराठे और अंग्रेज मिलकर। परंतु 1782 आते आते हैदर अली ने जो कर्नल ब्रेथवेट था उसके अधीन अंग्रेजी सेना को फिर से हरा दिया। 81 में हार गया, मगर 82 में जो ब्रेथवेट था उसको हरा देता है ना। और इसके बाद में 7 दिसंबर 1882 को हैदर अली की मृत्यु देखी। अब इसी हार जीत चलते चलते युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली की मृत्यु के बाद में अब मैसूर की सत्ता जो है किसके हाथों में आ जाती है, बागडोर अब आ जाती है टीपू सुल्तान के हाथों में। और यहाँ से एंट्री होती है टीपू सुल्तान की। यहाँ से आंग्ल मैसूर युद्ध में अब जो है एंट्री होगी टीपू सुल्तान की। हालांकि ये युद्ध जो है ये अनिर्णायक रहा था ये भी। और 1784 में फिर देखिए मंगलोर की संधि हो जाती है ना। 1784 में दोनों के बीच में मंगलोर की संधि हो गई। और जब संधि हुई मतलब जिन्होंने जितना भी क्षेत्र जीता है वो वापस कर देंगे, एक दूसरे के क्षेत्रों में वापस चलेगी। ठीक है साहब। अब देखिए पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में तो कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि, है ना। तो यहाँ से मैं बता दूँ 1767 से लेकर 1769 के बीच में ये हुआ और मद्रास की संधि हो गई। ठीक है साहब। फिर दूसरा हो जाता है 1780 से 84 के बीच में, और यहाँ पर हो जाती है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि है, संधियों का नाम आपको याद रखना है ना। 1782 में हैदर साहब मर जाते हैं और हैदर की जगह जो है राजा कौन बनता है मैसूर का, अब टीपू सुल्तान। ठीक है। अब आ जाते हैं आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की नौबत आ जाती है 1790 से लेकर 1792 के बीच में। देखिए 80 से 84 और फिर देखिए 90 तक शांति थोड़ी सी रहती है। हालांकि एकदम शांति तो आप नहीं ही कह सकते हैं। ठीक। 1790 में देखिए क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो उसने निजाम और मराठों को एक साथ मिलाकर टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा वो बना लेता है। अब देखिए ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भारत का जो है यहाँ पर बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब मैं आपको एक बार यहाँ से बता दूँ 1 मिनट के लिए कि ये कौन कौन से गवर्नर जनरल वगैरह भारत में शुरू से आए। फिर जैसे जैसे आते जाएंगे ना आगे उनको बताते चलेंगे। साथ साथ ये याद रखना आपको कि कौन सा गवर्नर जनरल कब से लेकर कब तक है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछ लिया था कि उसके कार्य बताओ। तो आपको वो डेट जब पता रहेगी कि हाँ कब से लेकर कब तक था तो आप उसको आराम से बता पाओगे। अब देख लीजिए सबसे पहले मैं बता दूँ 1772 तक जो है ना 1772 ईस्वी तक यहाँ पर क्लाइव रहता है। फिर आपका आ जाता है 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक, यहाँ पर आ जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाता है। 1786 से लेकर 1793 तक आ जाता है कॉर्नवालिस। समझ रहे हैं बात, कॉर्नवालिस आ जाता है। और 1793 से लेकर 1798 तक आ जाता है सर जॉन शोर, है ना। सर जॉन शोर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु इसके बाद में आ जाता है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक आ जाता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, 1 मिनट इसको यहाँ लिख देते हैं, लॉर्ड वेलेजली आ जाता है। यही सहायक संधि लेकर आता है। तो ये इनके बारे में आपको जानकारी हासिल होगी कि कौन कौन से देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल और गवर्नर हुआ करते थे, है ना। इनकी जानकारी हासिल होगी। अब देखिए आ जाते हैं वापस अपने यहाँ पर, समझ गए अब। तो 1790 में कौन होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। 93 तक ये रहता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, निजाम और मराठों को मिलाकर
टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना लिया जाता है और टीपू ने देखिए इस मोर्चे के लिए तुर्की से सहायता मांगता है। और तुर्की में देखो कौन सी सल्तनत हुआ करती थी, कुस्तुनतुनिया साम्राज्य, है ना। मैंने आपको बताया था यहाँ पर उस्मानी साम्राज्य हुआ करता था, है ना। कुस्तुनतुनिया को जब मैं यहाँ पर बता भी रहा था कि भारत की खोज किस प्रकार से हुई, तो कुस्तुनतुनिया जो आज का इस्तांबुल है वो कुस्तुनतुनिया उस काल में हुआ करता था और वहाँ पर उस्मानी साम्राज्य जो है वो आ जाता है, ठीक है। बाद में ओटोमन साम्राज्य का निर्माण होता है वहीं पे। तो कुस्तुनतुनिया जो है वहाँ पर ये राजदूत भेजता है तुर्की से सहायता लेने के लिए। फ्रांस में भी दूत मंडल भेजा जाता है इसके द्वारा, परंतु कोई ज़्यादा लाभ इसे होता नहीं है। अब देखिए इसी बीच में 1790 में ही, अप्रैल 1790 में ही टीपू सुल्तान हमला कर देता है त्रावणकोर पर। त्रावणकोर इसके पास का ही एक राज्य हुआ करता था। यहाँ पर मैप में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था ना, ये यहाँ पर ये हुआ करता था त्रावणकोर। तो त्रावणकोर पर ये हमला कर देता है। अब बताओ त्रावणकोर पे ये हमला क्यों कर दिया? त्रावणकोर पर इसने हमला इसलिए कर दिया कि कोचीन की जो रियासत हुआ करती थी वो टीपू के अधीन हुआ करती थी और त्रावणकोर का राजा जो हुआ करता था उसने अपना अधिकार बता दिया उसमें, ठीक है। इसका अपना अधिकार बता दिया तो इसको बुरा लगा। जैसे आज जो है अपने अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्या कर देता है, अपना अधिकार बता देता है। तो कायदे से तो हम लोगों को अब तक चीन पे हमला कर देना चाहिए था, परंतु चीन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है इसलिए हमने नहीं करने उस पर हमला। परंतु टीपू को गुस्सा आ जाता है और त्रावणकोर इससे ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं हुआ करती थी, तो टीपू हमला कर देता है किस पर? त्रावणकोर पर, ठीक है। और इसी बात का फ़ायदा उठा लेते हैं अंग्रेज। समझ रहे हैं आप बात? अब अंग्रेजों को एक पॉइंट मिल गया कि हाँ त्रावणकोर का राजा मेरा भाई है और मेरे भाई पे तुमने हमला किया इसलिए अब हम तुम पे हमला करेंगे। कारण तो ये ढूंढा ही करते थे, कुछ ना कुछ कारण देकर ही हमला किया करते थे अंग्रेज लोग। अब देखिए कॉर्नवालिस ने इस अवसर का लाभ उठाया और त्रावणकोर के राजा को फ़ोन मिलाया कि भाई हम तेरे साथ हैं, तू तो हमला कर दे टीपू सुल्तान पे, ठीक है। तो टीपू सुल्तान के त्रावणकोर के राजा को अपने पक्ष में मिला लिया और टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा अब कर दी जाती है। किसका मुद्दा उठाकर? कोचीन की रियासत का मुद्दा उठाकर, है ना। ये बात याद रखना, कौन सा मुद्दा हुआ था तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में? तो कोचीन की रियासत का मुद्दा हुआ था। अब देखिए शीघ्र ही कॉर्नवालिस ने वेल्लोर अंबूर होता हुआ वो पहुंच जाता बेंगलोर में और बेंगलोर पर अधिकार करके वो पहुंच जाता है श्रीरंगपट्टनम तक, है ना। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए बेंगलोर जीत लेता है और मैसूर में जो श्रीरंगपट्टनम हुआ करता था ना, यहीं पे श्रीरंगपट्टनम हुआ करता था, तो श्रीरंगपट्टनम जो है वहाँ पर ये पहुँच जाता है, श्रीरंगपट्टनम पर पहुँच जाता अब, है ना। बेंगलोर में भी राजधानी हुआ करती थी, इनका किला हुआ करता था जो है अपने कौन है टीपू सुल्तान का। अब बेंगलोर को जीत कर श्रीरंगपट्टनम इनकी मुख्य जो राजधानी हुआ करती थी वहाँ पर ये पहुँच जाता है। कौन? कॉर्नवालिस। याद रखना कौन किसके अधीन हुआ था? तो कॉर्नवालिस के अधीन हुआ था ये, है ना। टीपू ने कॉर्नवालिस का बहुत उसे मजबूती से सामना किया, परंतु यार असमर्थ अपने आप को पाया, क्योंकि कॉर्नवालिस के साथ में देखिए अंग्रेज तो थे ही, निजाम, मराठे, त्रावणकोर सब आगे थे इस बार, है ना। तो इस बार जो है हार जाता है टीपू और हार गया। तो अब देखिए हम लोगों ने जब अंग्रेज़ों को हराया तो अंग्रेज़ों के साथ कोई नहीं, समानता की संधि कर ली और जो प्रदेश जीते थे उनको वापस कर दिए, मगर अंग्रेज़ ऐसा नहीं किया करते थे, यही अपनी गलती हुआ करती थी। 1792 ईस्वी में देखिए फिर एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, पहले में मद्रास की, दूसरे में मंगलोर की, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्योंकि अब ये कहाँ पहुँच गए थे? श्रीरंगपट्टनम में पहुँच गए थे अंग्रेज। अब इस संधि के अनुसार बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा टीपू को। अंग्रेज़ों को देखिए 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार प्रदेश देना पड़ गया, ठीक है। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग देना पड़ गया और निजाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग देना पड़ गया, है ना। अब देख एक एक करके इधर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मराठों को देना पड़ गया और ये इधर जो पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच में जो हुआ करता था ये देना पड़ गया इनको, है ना। ये पेन्नार नदी है और ये कृष्णा नदी है, ये वाला क्षेत्र जो है निजाम को देना पड़ गया, है ना। तो ये सब चीज़ें मराठों को देना पड़ गया। इस प्रकार से इसका राज्य आप देखिए थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग निजाम को देना पड़ गया। तुंगभद्रा नदी के जो भी उत्तर का भाग था वो किसको देना पड़ गया? मराठों को। और 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार जो है ये किनको? अंग्रेज़ों को देना पड़ गया। और साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए इन्होंने और वसूले कि युद्ध जो क्षतिपूर्ति है उसके रूप में। और अब इसके 2 बेटे हुआ करते थे टीपू सुल्तान के, अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन, तो इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने अपनी कस्टडी में रख लिया इस बात की जमानत के रूप में कि कल को टीपू अब और जो है छेड़खानी नहीं करेगा हम दोनों के साथ में। देखिए ये 2 बच्चों को अंग्रेज किस प्रकार से संधि करके लेके जा रहे अपने साथ में। ठीक है साहब।
अब टीपू थोड़ा कमज़ोर भी हो गया था। और अब देखिए टाइम कौन सा, 1799। तो 1799 में गवर्नर कौन हुआ करता था बंगाल का, तो बंगाल का गवर्नर इस काल में हुआ करता था वेलेजली। मैंने आपको बताया कि 1793 से लेकर सॉरी हाँ 1793 से 98 के बीच में तो सर जॉन शोर होता है, और 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक कौन रहता है, वेलेजली रहता है। इस प्रकार से वेलेजली इस काल में आ जाता है। और वेलेजली देखिए इतिहास में, अंग्रेजों के इतिहास में दो ऐसे गवर्नर जनरल हुए जो खूब साम्राज्यवादी हुआ करते थे। एक तो लॉर्ड वेलेजली और एक होता था डलहौजी। लॉर्ड वेलेजली क्या कर रहा था, ये सहायक संधियां स्वीकार करवाता जा रहा था, क्योंकि इसको डर था फ्रांसीसियों का। क्योंकि जब हम विश्व युद्ध पढ़ेंगे तब देखेंगे इस काल में नेपोलियन फ्रांस में जो है एक के बाद एक जीत हासिल करता जा रहा था, और साथ ही साथ जो रशियन एम्पायर हुआ करता था, आज अगर देखिए पाकिस्तान तक तो हमारा देश हुआ करता था, तो अफगानिस्तान के निकटवर्ती प्रदेश जो हुआ करते थे वहाँ तक रशियन एम्पायर हुआ करता था। जो किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान हुआ करते थे वहाँ तक रशियन एम्पायर था। उसके डर से और नेपोलियन के खास तौर से डर से कि नेपोलियन जो है भारत पर हमला कर देगा इधर से होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, उस डर की वजह से वेलेजली जो है वो अब जो भी इसके साम्राज्य के आसपास हुआ करते थे उनसे सहायक संधियां स्वीकार करवाता जा रहा था। कि सहायक संधि में होता क्या था, एक रेजिडेंट जो है वो इनके दरबार में रखा जाता था जो सहायक संधि स्वीकार करता था, और फिर उसकी सहायता से सारा काम वहाँ पर होता था। वो देखता था विदेशी अगर संबंध बनाने तो उसकी सहायता से बनाते थे, और उसमें ये शर्त होती थी कि जो भी अंग्रेजों का दुश्मन है उसको आप दुश्मन समझोगे, मित्र को मित्र समझोगे, और अपने अपने क्षेत्रीय जो सीमाएँ हैं उनकी रक्षा करेंगे। तो सहायक संधि स्वीकार करवाने का दबाव डालता है टीपू सुल्तान पर कौन, वेलेजली, ठीक है ना। परंतु टीपू सुल्तान जो है वो इसके पक्ष में नहीं था सहायक संधि के। अगर सहायक संधि स्वीकार करना मतलब अंग्रेजों की गुलामी पूरी तरीके से स्वीकार आप कर लो, ठीक है। अब ये जो है इधर से फ्रांसीसियों से भी सहायता का इसका डर रहता है अंग्रेजों को कि यार ये फ्रांसीसियों से बातें चला रहा है, फ्रांसीसी लोगों से हालांकि इसके बातें चल रही थी पर कोई संधि ठीक से हो नहीं पाई फ्रांसीसियों के साथ। इसी का डर लग रहा था वेलेजली को, और उसको डर भी था कि भैया नेपोलियन कहीं भारत पर भी हमला ना कर दे इन लोगों के साथ मिलकर। इसलिए अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर हमला कर दिया 1799 में। और 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, और अंग्रेजी सेना को वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट होता है वो अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो इनका नाम याद रख लेना, एक तो वेलेजली हैरिस, ये तो याद रह जाएगा क्योंकि वेलेजली के काल में हुआ था, और स्टुअर्ट एक हुआ करता था। इनके नेतृत्व में देखिए अंग्रेजी सेना हमला कर देती है मैसूर पर, और 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को जीत लिया जाता है। टीपू देखिए लड़ते लड़ते वहाँ पर मारा जाता है। जब तक इसमें जान थी खूब लड़ा ये, और लड़ने के बाद में देखिए इसको खूब गोलियां लग जाती है, लड़ते लड़ते वहाँ पर मर जाता है, और मरने के बाद में बहुत सारे सैनिकों के बीच से इसे ढूंढकर निकाला जाता है। मैं गया हूँ टीपू सुल्तान की समाधि पर, एक छोटी सी समाधि बनाई हुई है, इतने बड़े एक योद्धा की कोई नहीं दिखता सप्ताह को भी, क्या कर सकते हैं। तो लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान मारा जाता है, और उसके कुल सदस्य जो थे वो वेल्लोर में कैद कर, कुल के जो सदस्य हुआ करते थे वो वेल्लोर में कैद कर लिए जाते हैं। और उसके बाद में देखिए कन्नड़, कोयम्बटूर, वेन्नाड, धर्मपुर, मैसूर का समस्त समुद्री तट अब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है, और मैसूर की सत्ता वापस किसको दे दी जाती है, वाडियार राजवंश को दे दी जाती है। और आज भी मैसूर के जो महाराजा है वो इसी वाडियार वंश के हैं। वहाँ पर आज भी जो मतलब नाम मात्र के जो राजा हुआ करते ना, वो रियासत आज भी वहाँ पर जो राजवंश चल रहा है मैसूर में, और उनको दशहरे पर बुलाया जाता है बाकायदा, वहाँ के राजा को खूब उनकी वहाँ पर सम्मान भी किया जाता है ना। और इस प्रकार से मैसूर पर सहायक संधि सौंप दी जाती है। वाडियार वंश को दे दिया, वाडियार वंश को क्या चाहिए, कठपुतली राजा है तो इनके ऊपर सहायक संधि सौंप दी गई, और एक रेजिडेंट इनके वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। ये सहायक संधि वगैरह हम आराम से डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। और मैसूर को जब ये जीत गया, क्योंकि बहुत टक्कर मैसूर ने दी थी, बड़े बड़े राज्यों साम्राज्यों में हुआ करता था मैसूर भी, तो मैसूर को जब टक्कर दी तो मैसूर में जो मैसूर को जीतने के बाद जो आयरलैंड का लॉर्ड समाज हुआ करता था उसने वेलेजली को खूब सराहा, और उसे मार्क्विस जो है उसकी मार्किविस की उपाधि प्रदान की। मार्किविस क्या हुआ करता था, मार्किविस का मतलब ये ऊंचे घराने वाला व्यक्ति है ना, खूब शक्तिशाली व्यक्ति जो है उसे मार्किविस कहा जाता था। तो मार्किविस की उपाधि इसे दी लॉर्ड वेलेजली की, और खूब वाहवाही इसकी होती है। इस प्रकार से देखिए जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें निर्णायक रूप से मैसूर हार जाता है, और इसके ऊपर अब सहायक संधि सौंप दी जाती है। तो एक बार मैं 2 मिनट में फिर से आपको रिवाइज करवा दूं।
1767 से लेकर 1769 तक जो है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है और ये मद्रास की संधि के द्वारा संपन्न होता है ना, क्योंकि मद्रास हैदर जो है वो मद्रास पर पहुंच जाता है, उसको घेर लेता है और अंग्रेज हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई साहब माफ़ी दो, सफ़ेद झंडा लेके बाहर आ जाते हैं और मद्रास की संधि कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए 1780 से लेकर 84 के बीच में युद्ध चलता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1782 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है हैदर की। हैदर के बाद में टीपू जो है मैसूर की गद्दी पर बैठते हैं और यहाँ पर देखिए मंगलोर की संधि यहाँ पर की जाती है। ठीक है, ये भी थोड़ी बराबरी वाली सी संधि होती है, परंतु तीसरा युद्ध होता है 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक, और इसमें देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद में इसका खूब सारा साम्राज्य जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा, निजाम के द्वारा, मराठों के द्वारा बांट लिया जाता है। 3 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाता है और इसके 2 बेटे होते हैं, उन 2 बेटे मुइजुद्दीन और एक और नाम होता है, वो उन दोनों बेटों को जो है जमानत के तौर पर रख लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा कि अब जो है टीपू कोई बदमाशी नहीं करेगा। और उसके बाद में 1799 ईस्वी में नेपोलियन के डर से और फ्रांसीसियों के साथ इसके जो गठबंधन होने वाला था, मित्रता के डर से सीधा हमला कर दिया जाता है किसके ऊपर, मैसूर के ऊपर। सहायक संधि स्वीकार करने के लिए टीपू राजी नहीं था, इसलिए श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया जाता है और टीपू लड़ता लड़ता मारा जाता है। उसके बाद में मैसूर की जो सत्ता है वो सौंप दी जाती है वाडियार वंश के कठपुतली राजा को, और उसके ऊपर सहायक संधि सौंप दी जाती है और उसके दरबार में एक रेजिडेंट है ना नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आंग्ल मैसूर जो है युद्ध यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब बारी किसकी है? अब बारी आएगी मराठों की, क्योंकि आसपास में इन्होंने सबको जीत लिया। बंगाल को इन्होंने जीत लिया, कर्नाटक को ऑलरेडी इनके कब्जे में था, निजाम सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार कर चुका होता है और अब मैसूर को भी यहाँ पर सहायक संधि स्वीकार करवा दी जाती है। अब नंबर आएगा मराठों का, और मराठों का नंबर जो है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट कर सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह का मैं रोना नहीं रहूँगा। ठीक है, बड़े लोकतांत्रिक ढंग से अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।